स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं योजना मैगजीन के एनालिसिस में। दोस्तों, आज हम करेंगे सितंबर महीने की योजना मैगजीन का एनालिसिस। मैं बता दूं आपको दोस्तों कि सितंबर महीने में चाहे आपका योजना हो चाहे आपका कुरुक्षेत्र हो, दोनों ही मैगजीन का मेन फोकस है बजट के ऊपर में कि जो 2024-25 का जो बजट आया है उसके ऊपर में फोकस है और किन टॉपिक के अंदर में ये डिस्कशन हुआ है। तो वैसे तो आप सभी ने बजट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ही लिया होगा, कई बार आपने कई सारे एनालिटिकल वीडियोस देखी होंगी, बहुत कुछ देखा होगा। तो इस टॉपिक के अंदर में बजट की जो इम्पॉर्टेंट थीम है उनको डिस्कस कर लेंगे हम, और कुछ जो इम्पॉर्टेंट मतलब जिक्र हैं, एलोकेशन है, उन सभी को हम क्या करेंगे इस सेशन में देख लेंगे। तो मैं फिर बता दूं, जैसे कुरुक्षेत्र मैगजीन है तो कुरुक्षेत्र मैगजीन किस पे फोकस करेगी कि भाई जो रूरल इंडिया के अंदर में जो बजट का एलोकेशन है रूरल इंडिया से फोकस्ड, उसके ऊपर में आएगा। ऐसे आप योजना में देखेंगे ओवरऑल क्या है बजट के बारे में। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अपनी यूपीएससी की जर्नी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ IAS को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, 2025 के स्टूडेंट के लिए हमारे पास में फास्ट ट्रैक बैच है। ऐसे ही 2026 के जो स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए हमारे पास में बैच है। उसके बाद में देखा जाए जो 2027 के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए भी हमारे पास में बैच है। और मैं कई बार कहता हूं कि अगर आप जैसे 2026 की तैयारी कर रहे हैं या 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आप अब अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 2 महीने बाद तो आपका 2025 शुरू ही हो जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि भाई आपके पास में भी 3 साल है, नहीं, अब आपके पास में 2 साल है। तो आप अपनी तैयारी को अभी से क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। और इस बैच की खास बात क्या है, इसमें पूरा कंप्लीट GS आपको यहाँ पर कराया जाएगा। साथ में इसमें प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो या मेंस की टेस्ट सीरीज हो, वो भी इसी बैच में इंक्लूडेड है। अलग से आपको कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है। CSAT की जो क्लासेस हैं वो भी इसी बैच में इंक्लूडेड है। साथ में आप देखेंगे प्रीलिम्स जब का एग्जाम नज़दीक आएगा तो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स इसी में इंक्लूडेड है, मेंस का क्रैश कोर्स इसी में इंक्लूडेड है, बुक्स भी इसी में इंक्लूडेड है। खास और एक और चीज़ इसकी खास क्या है, इसका नाम है प्रतिज्ञा प्लस। तो अगर आप अपना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं दोस्तों तो क्या होगा, आपका जो अमाउंट है जो आप पे कर रहे हैं वो 100% रिफंड भी मिल जाएगा। और हर वीक में, यानी कि अभी से ही आप जब इस बैच को ज्वाइन करेंगे, हर वीक में एक क्विज होगा और उस क्विज में अगर आप टॉप करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, आपको 11,000 रुपीज़ भी जीतने का मौका मिलेगा। तो ये जो प्राइस है अभी इसका, जैसे लॉन्ग टर्म बैच का 35,999 है, 2026 का 30,000 है और 21,000 आपका क्या नाम है 2025 के बैच का है। प्लीज़ आप इसको अभी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ज्वाइन करते समय पर आपको क्या है, PRT लाइव कोड ही यूज़ करना है। ये मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड आपके लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। अच्छा, एक और चीज़, कई बच्चों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि सर अगर मान के चलिए लाइव क्लासेस हैं, हमने मिस कर दिया तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, वो लाइव क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग है वो आपके पोर्टल पर अगले दिन तक अवेलेबल हो जाएगी और आप उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ज्वाइन करिए, लेट मत करिए, जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना बेहतर है। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, चाहे द हिंदू हो, PIB हो, योजना हो, कुरुक्षेत्र हो। ऐसी दोस्तों ये इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है इसको आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, इंडियन बजट के अंदर में क्या हमारी प्रायोरिटी रही है ना। तो इंडियन बजट में जिन जिन सेक्टर्स के ऊपर में एलोकेशन किया गया है उन सभी के ऊपर में क्या करेंगे, एक बार ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला आप देखेंगे प्रायोरिटी 1 क्या रही कि कैसे एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। एंड साथ में आप सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसके अंदर में, एग्रीकल्चर के अंदर में, जिसमें प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो रिसिलियंस के ऊपर में काम करना है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में। तो एग्रीकल्चर आप अगर देखेंगे भारत की 42.3% पॉपुलेशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। हमारी GDP के अंदर में 18.2% क्या है किसका, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है। तो कई बार मैं बोलता हूं कि एग्रीकल्चर में हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है, डिपेंडेंट है। तो इसलिए 1.52 लाख करोड़ क्या किया गया, एलोकेट किया गया एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड अलाइड सेक्टर्स को। तो कई सारे इनिशिएटिव जैसे एग्रीकल्चरल रिसर्च। अब मेरे दोस्त आप सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे होगा तो जो पहले की वैरायटीज हैं क्रॉप की, वो हो सकता है अब उस तरीके से काम ना करें।
तो इसलिए क्लाइमेट रिसेलिएंट क्रॉप वैरायटीज हमें चाहिए कि वो हो सकता है कई वैरायटीज हमें चाहिए होंगी जो हीट रेजिस्टेंट हो, कई वैरायटीज हमें चाहिए होंगी जो कम पानी में भी क्या हो सके, बन सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ऐसे ही देखा जाए नेचुरल फार्मिंग, हम जब फर्टिलाइजर का यूज करते हैं दोस्तों, तो ना सिर्फ सॉइल की हेल्थ के ऊपर में इंपैक्ट पड़ता है, इवन ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है। प्लस में जो फार्मिंग की, जो एग्रीकल्चर की जो कॉस्ट है वो तो इंक्रीज होती है। तो उसको कम करने के लिए क्या करना है, 1 करोड़ फार्मर्स को सपोर्ट करना है नेचुरल फार्मिंग के लिए। साथ में जो पल्सेस हैं, ऑयल सीड है, उनके इंपोर्ट को हमें कम करना है, यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी को हमें अचीव करना है। तो इसके लिए क्या करना है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना है, जिससे हमारी इंपोर्ट की जो डिपेंडेंसी है क्या है वो कम हो जाए। सेकेंड प्रायोरिटी इस बजट के ऊपर मेरी एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में यूथ की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है कि यूथ मैक्सिमम हमारा अनएम्प्लॉयड है। वो अनएम्प्लॉयड क्यों है, क्योंकि वहाँ पर एक कंसर्न है स्किल सफिशिएंट नहीं हो पाना। तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि इस यंग पॉपुलेशन का हमें बेनिफिट तभी मिलेगा जब हम हमारी जो यंग पॉपुलेशन है उसको डिजायर्ड स्किल में क्या करेंगे, स्किल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तब जाकर हम इस अनएम्प्लॉयमेंट के कंसर्न को भी सॉल्व कर पाएंगे, और यकीन मानिए तभी हमें हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए 2 लाख करोड़ का क्या किया गया है, इनिशिएटिव शुरू किया गया। थर्ड प्रायोरिटी है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसके अंदर में आप देखेंगे विमेन एंड गर्ल्स के लिए, आप देखेंगे जो पोस्ट पेमेंट बैंक है उनके अंदर में, आप देखेंगे इरिगेशन सिस्टम, ये सब चीज़ों के ऊपर में द बजट का एम्फोसिस क्या है कि कैसे वेरियस जो सोसाइटल सेगमेंट है, अलग अलग जो सोसाइटी के अंदर में सेगमेंट है, उनका कैसे क्या हो, डेवलपमेंट हो। चौथा प्रायोरिटी आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। तो एमएसएमई हो गया, जैसे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारी बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है वो यहीं पर ही काम करती है। तो हमारी एम्प्लॉयमेंट के लिए एमएसएमई सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन जो हमारा एक्सपोर्ट जितना भी हो रहा है ना, उसमें एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस उसमें ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसलिए भी क्या किया गया, इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए क्या किए गए, एलोकेट किए गए। अब एक बहुत बड़ी परेशानी आ रही है कि धीरे धीरे बहुत सारे लोग शहरों की तरफ में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो अर्बन सिटीज की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो अर्बन एरिया में अपनी परेशानी है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, आप देखेंगे पॉल्यूशन, वाटर क्राइसिस, वेस्ट को मैनेज करना, क्या नाम है, डेंसिटी, पॉपुलेशन, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, क्राइसिस क्रिएट हो रहे हैं। हीट, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, इसी चीज़ से आ रही हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ को सस्टेनेबली कैसे एकोमोडेट किया जाए अर्बन एरिया के अंदर में, उसके लिए क्या किया जाए, सस्टेनेबल सिटीज को बनाया जाए, इसके ऊपर ही फोकस है। छठा जो प्रायोरिटी है एनर्जी सिक्योरिटी। अब आप सभी जानते हैं कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ में, सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। अब क्लीन एनर्जी की तरफ अगर हम जाना चाहते हैं तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन सब के ऊपर में क्या करना, हमें काम करना पड़ेगा। तो इस क्लीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना है, बजट को क्या करना पड़ेगा, काफ़ी हैवी अमाउंट इसके अंदर में क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत क्रिटिकल है इस समय पर हमारे डेवलपमेंट के अंदर में, साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ में कनेक्टिविटी को भी स्टैब्लिश करना है। तो इसलिए रोड, रेलवे, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इन्हांस किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर में भी फोकस है हमारा इसके ऊपर। अब मेरे प्यारे दोस्त, इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट, ये सबसे बड़ी विडंबना है या सबसे बड़ी कमी भारत के अंदर में जो रह गई है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में इतना इन्वेस्टमेंट नजर हमें नहीं आता है, ना ही गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से, ना ही प्राइवेट पर्सपेक्टिव से। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में जब तक इन्वेस्टमेंट दोस्तों इंक्रीज नहीं होगी, तब तक आप खुद सोचिए, न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप नहीं होंगी, तब तक नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं होंगी, तब तक आप जो मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, आप अपने देश के अंदर में उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना, ये भी क्या है, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एक फोकस है, किसके लिए, हमारे बजट के लिए। ठीक है, तो कैसे इंडस्ट्री एंड जो इंस्टीट्यूशंस उनके बीच में क्या किया जाए, एक पार्टनरशिप को स्टैब्लिश किया जाए, जिससे इनोवेशन का जो सिस्टम है उसको आगे बढ़ाया जाए। एक और बहुत बड़ी चीज़ है, इनोवेशन किस चीज़ की ज़्यादा फोकस इस समय पर रहे, इनोवेटिव जो अप्रोच है वो इंडस्ट्री की नीड को समझते हुए हो, ये भी एक मेजर फोकस है। नेक्स्ट जो प्रायोरिटी है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। आपको गवर्नेंस अगर इंक्रीज करना है,
ट्रांसपेरेंसी अगर बेहतर करनी है, अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करना है, तो आने वाले समय में डिजिटल गवर्नेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सर्विस के डिलीवरी के अंदर में डिजिटल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस ही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो कैसे इकोनॉमी को डिजिटाइज किया जाए, कैसे हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर किया जाए, इन सब चीज़ों के लिए यानी कि नेक्स्ट जनरेशन जो रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर में क्या करना है, फोकस करना है, ये भी प्रायोरिटी है। तो ये कुछ मैंने आपको बजट की जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उनके अंदर में क्या क्या आपके साथ में डिस्कस किया। तो एक जो प्रायोरिटी हमने ऑलरेडी देखा, एम्प्लॉयमेंट स्टोरी। तो आप सभी जानते हैं कि भारत के पास में सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है जो वर्किंग पॉपुलेशन है, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न है कि हमारा जो यूथ है उसकी जो स्किल है और जो इंडस्ट्री की डिमांड है स्किल में, उसमें एक बहुत बड़ा मिसमैच है, एक बहुत बड़ा गैप है। तो इस बार के बजट ने इसके ऊपर में फोकस किया है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट को क्या किया जाए, जनरेट किया जाए, और कैसे अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को सॉल्व किया जाए। तो आप देखेंगे वर्क फोर्स का इंटीग्रेशन, जॉब क्रिएशन, इन चीज़ के ऊपर में फोकस करना जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ऐसा करके शुरू किया गया, जहाँ पर एक आ गया कि अगर मान के चलिए आप न्यू जॉब क्रिएट करते हैं और उसका फिर EPFO और ESI में रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसके क्या मिलेंगे, जो एम्प्लॉयर है उसको उसके बेनिफिट मिलेंगे। साथ में दोस्तों जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें भी गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी, जो शेयर क्या में एम्प्लॉयर का होता है। द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द सब्सटेंशियल 2 लाख करोड़ पैकेज एट द बेनिफिटिंग 4.1 करोड़ यूथ ओवर 5 ईयर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, जैसे आप देखें जो फर्स्ट टाइमर्स हैं इसके अंदर में उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा अप टू 15,000 रुपीज़ फॉर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ जो रजिस्टर होंगे किसके अंदर में, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको EPFO बोलते हैं। इस स्कीम से बेनिफिट किसको मिलेगा, 2.1 करोड़ जो यूथ है जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आएंगे। यानी कि आप ये समझिएगा, जो कई बार होता है कि आप सभी के सभी इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की तरफ में चले जाते हैं, तो उनको कैसे फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में लाया जाए उसके अंदर पुश करेगा। ठीक है, तो ये 15,000 रुपीज़ का जो है उसको 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, और ये फाइनेंशियल कुशन प्रोवाइड करेगा यंग वर्कर्स को फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से जो आते हैं। ऐसे आप देखा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसके एसेंशियल रोल को क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, और गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया गया है क्या, इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा फॉर हायरिंग फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़, ऐसा करके। ठीक है, तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या है, एम्प्लॉयर्स हायरिंग न्यू वर्कर विल रिसीव बेनिफिट्स रिलेटेड टू देयर EPFO कंट्रीब्यूशन, क्योंकि जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको भी EPFO में क्या करना पड़ता है, कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो शुरू के जो 4 साल हैं उनके अंदर में गवर्नमेंट क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। दिस इनिशिएटिव इज प्रोजेक्टेड टू बेनिफिट अराउंड 30 लाख यूथ, अलाइन विद गवर्नमेंट्स गोल ऑफ मेकिंग इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, उसके अंदर में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ऐसी दोस्तों और भी कई सारे इनिशिएटिव हैं, जैसे सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयर्स, ईजिंग एक्सपेंशन टू सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, द गवर्नमेंट विल रीएम्बर्स एम्प्लॉयर्स up to 3,000 रुपीज पर मंथ फॉर 2 years फॉर एवरी एडिशनल एम्प्लॉय। जितना एडिशनल एम्प्लॉय वो हायर करेंगे उसके लिए एम्प्लॉयर को यानी कि जो जॉब दे रहा है उसको अप टू 3,000 रुपीज पर मंथ अगले 2 साल तक गवर्नमेंट क्या करेगा, रियम्बर्स करेगा। यानी कि ये इंसेंटिवाइज करना हो गया कि भाई आप जॉब क्रिएशन करिए, लोगों को हायर करिए, हम आपको क्या करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे, जिससे हायरिंग कॉस्ट क्या होगी, एम्प्लॉयर की कम होगी, और जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, जॉब क्रिएशन कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। इवन दोस्तों आप सभी को ध्यान होगा PM इंटर्नशिप स्कीम इसी चीज़ से रिलेटेड है, जहाँ पर प्राइवेट कंपनीज क्या करेंगी, यूथ को इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगी, जो क्या करेगा, हमारे जो इंडस्ट्री की नीड है उसके हिसाब से क्या करेगा, वो फुलफिल करेगा इंडस्ट्री की नीड को। ठीक है, अगला देखा जाए जो सैलरीड क्लास है या फिर जो कंज्यूमर हैं, जो मार्केट में जाते हैं कंज्यूम करते हैं, वो भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सैलरीड क्लास हमारे देश की जो डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या करने वाला, रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि जब तक आप मार्केट में जाकर एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, क्योंकि तब तक हमारी GDP में ग्रोथ कहाँ से होगी, तब तक डिमांड कैसे क्रिएट होगी। तो जो सैलरीड क्लास है एंड जो कंज्यूमर हैं वो सिग्निफिकेंट पोर्शन है इंडियन पॉपुलेशन का। अराउंड 3.8 करोड़ जो हमारे 7.97 करोड़ जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होते हैं उसमें से 3.8 करोड़ वो कहाँ से आते हैं, सैलरी इनकम से आता है। तो 47.1% अर्बन जो मेल हैं वो आप वर्कर हैं, 50.8 अर्बन फीमेल वर्कर हैं जो कि रेगुलर वेजेस और सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं। तो उनको क्या क्या बेनिफिट दिया जा रहा है,
तो आप सभी जानते हैं पर्सनल इनकम टैक्स जो कंट्रीब्यूट करता है गवर्नमेंट के सबसे रेवेन्यू में सबसे हाईएस्ट, जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से भी ज़्यादा है, मतलब जो कंपनीज का से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उससे कहीं ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, पर्सनल इनकम टैक्स से आ रहा है। इंडिया हैज़ अराउंड 47.3 करोड़ कंज्यूमर्स स्पेंडिंग मोर देन $12 अ डे। अगर 2017 में देखा जाए तो 2030 तक कहा जा रहा है भारत के पास में 35.7 करोड़ यंग कंज्यूमर होंगे जो 30 साल से कम होंगे, जो कि यंग कंज्यूमर मार्केट है। तो जब तक ये यंग मार्केट क्या करेंगे, या फिर यंग जो कंज्यूमर है मार्केट में कंज्यूम नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा दोस्तों, तब तक हमारी जीडीपी में ग्रोथ नहीं होगी, तब तक इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ में प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा, डिमांड क्रिएशन नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया पेड इंटर्नशिप स्कीम, जिसमें 1 करोड़ यूथ को 500 टॉप कंपनीज में अगले 5 साल तक क्या दिया जाएगा, इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। मंथली स्टाइपेंड 5,000 रुपीज़ मिलेंगे एंड वन टाइम असिस्टेंस 6,000 रुपीज़ इसमें मिलेगा। वैसे 5,000 के अंदर में कंपनीज का भी कंट्रीब्यूशन है एंड गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है, जिसमें 4,500 रुपीज़ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी एंड 500 रुपीज़ कौन, कंपनी कंट्रीब्यूट करेगी एंड वन टाइम 6,000 रुपीज़ का भी असिस्टेंस दिया जाएगा। और मेन क्या है इसका इंटर्नशिप का, कि जो इंडस्ट्री की नीड है, जो कंपनीज की नीड है, जो मार्केट की नीड है, उसके हिसाब से क्या किया जाए, हमारे यूथ को ट्रेन किया जाए, उसके हिसाब से उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाए, जिससे वो मार्केट रेडी हो सके, जैसे जॉब क्रिएशन में क्या मिले, हेल्प मिले। ठीक है, कंज्यूमर्स के लिए और क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, जैसे 40,000 करोड़ बूस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम चेंजेस इन द स्टैंडर्ड डिडक्शन, टैक्स स्लैब में चेंजेस किया गया है। पेड इंटर्नशिप स्कीम भी क्या करेगा, आपका जो फॉर्मल जॉब मार्केट है वो भी क्रिएट करेगा, साथ में जब वो हाथ में पैसा आएगा तो क्या है, कंज्यूमर मार्केट को भी तो क्रिएट करेगा ना। साथ में आप देखेंगे जो कस्टम ड्यूटी है 25 क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर में, उसको एग्जाम कर दिया गया है, जैसे लिथियम हो गया, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल इंक्रीज होगी। ये भी आप देख सकते हैं। गोल्ड के ऊपर में भी हमने क्या किया है, कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया है, सिल्वर पर भी रिड्यूस किया है, मोबाइल फ़ोन के ऊपर रिड्यूस किया है, जिससे क्या है, इनका कंजम्पशन भी क्या हो, इंक्रीज हो। जीएसटी रैशनलाइजेशन, ये सबसे ज़्यादा मांग की जा रही है कि कंज्यूमर को अगर आपको बेनिफिट पहुंचाना है तो जीएसटी के जो रेट्स हैं उनको क्या किया जाए, रैशनलाइज किया जाए। भाई समझ नहीं आता, किसी के ऊपर में 18% है, किसी को 28% है, तो इसको क्यों ना रैशनलाइज किया जाए, स्टैंडर्डाइज किया जाए। तो उसके लिए आप देखेंगे जो जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो इसके ऊपर में काम करेगी, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट हो सके कंज्यूमर के ऊपर में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोडक्टिविटी एंड रीसेलियंस इन एग्रीकल्चर। वैसे ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताया अभी कि आप सभी जानते ही हैं कि जो आने वाला समय होने वाला है दोस्तों, वहाँ पर आने वाले समय में हमारी जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर में, रेनफॉल पैटर्न के ऊपर में, इवन जो आपका हीट वेव्स हैं, वो सब चीज़ें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर को क्या करना है, फ्यूचर रेडी क्रिएट करना है, जिसमें प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो भाई, जिससे फूड सिक्योरिटी को भी इन्हांस किया जा सके, साथ में साइंटिफिक रिसर्च को इंक्रीज करके क्या किया जाए, आप ऐसे इनोवेशन को लेकर जाएं जो क्लाइमेट चेंज के साथ में क्या कर सके, अडेप्ट कर सके। ठीक है, तो साइंटिफिक रिसर्च एक फंडामेंटल है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, इंटरवेंशन, इन्वेंशन एंड इनोवेशन इनके लिए। तो मेन फोकस क्या है कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के साथ में, पानी खत्म हो रहा है, सॉइल खत्म हो रही है, तो यानी कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो भी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे डिग्रेड हो रहे हैं। तो उनको क्या करना है, सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसके लिए क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च के ऊपर में फोकस करना, कम लैंड के ऊपर में कैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके, ये भी एक मेजर फोकस है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इसी चीज़ से रिलेटेड हैं। तो करंट लैंडस्केप अगर देखा जाए इंडिया के अंदर में, अभी देखा जाए तो लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल रिसर्च नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड पे, बट अभी भी फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है, जहाँ पर कंटेम्प्रेरी जो चैलेंजेस हैं उनके साथ में फाइट करने के लिए। ठीक है, तो टारगेटेड क्रॉप डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल 109 हाई यील्ड एंड क्लाइमेट रेसिलिएंट वेराइटीज़ जो 32 फील्ड में है उनके ऊपर फोकस है। फॉर एग्जांपल बायोटिक, अबायोटिक, ड्रॉट, हाई टेम्परेचर, रेनफॉल, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, इनके ऊपर फोकस करना है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि हो सकता है किसी एरिया में पहले उतनी गर्मी नहीं पड़ती हो, तो वहाँ पर चावल यानी कि धान की खेती हो या फिर गेहूं की खेती हो, उस प्रकार से हो जाती होगी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, वो चीज़ें चेंज हो रही हैं।
तो क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चरल की क्या है, प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आप नई वेराइटीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो हिस्टोरिकल डाटा इंडिकेट करता है एवरी रुपी इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चरल रिसर्च यील्ड्स आर रिटर्न ऑफ 13.85 रुपीज़। तो इसलिए नज़र आता है कि हमें कैसे इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है, किसके अंदर में, आपके एग्रीकल्चर में। इवन दोस्तों जो नए नए स्टार्टअप हैं वो कैसे एग्री फील्ड के अंदर में जाए, एग्रीकल्चर में जाए, और एग्रीकल्चर से क्या करें, वहाँ से आउटपुट को इंक्रीज करें। तो इसलिए स्टार्टअप को भी सपोर्ट किया जा रहा है कि वो एग्रीटेक, जिनको स्टार्टअप बोला जाता है, वो एग्रीकल्चर को क्या करें, रेवोल्यूशनाइज करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ड्रोन का यूज़ करना, सॉइल हेल्थ मैनेज करना, रियल टाइम डाटा मैनेज करना, वेदर फॉरकास्टिंग, ये सब चीज़ें क्या कर सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है एग्रीकल्चर को रिवैम्प करने के अंदर में। ठीक है, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या, नेचुरल फार्मिंग इज एंटिसिपेटेड टू इम्प्रूव फार्मर्स इनकम थ्रू बेटर मार्केट एक्सेस एंड रिड्यूस कॉस्ट। जस्ट हमने बताया कि आप जो केमिकल यूज़ करते थे, जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे, उसको क्या करना, आपको यूज़ नहीं करना है, आपको नेचुरल फार्मिंग करनी है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, जो घरों में भी जो वेस्ट है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, उसको क्या करेंगे आप सभी के सभी, आप कन्वर्ट करेंगे ऑर्गेनिक मैन्योर इन सब चीज़ों के अंदर में। तो इसका भी क्या होगा, यानी कि वेस्ट को भी आप क्या कर रहे हैं, इससे मैनेज कर रहे हैं, साथ में यानी कि ये विलेज को क्लीन भी क्रिएट करेगा। और केमिकल इनपुट की बजाय जो सॉइल के ऊपर में फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा था, या फिर मान के चलिए जो लोगों की हेल्थ के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ रहा था, वो सब चीज़ों के ऊपर में क्या है, ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये ज़ीरो जो क्या नाम है, बजट फार्मिंग की बात करते हैं, केमिकल फ्री फार्मिंग की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें इसी चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद में देखा जाए पल्सेस एंड ऑयल सीड। मेरे दोस्त आप सभी जानते हैं कि धीरे धीरे हमारे देश में एडिबल ऑयल का जो है इंपोर्ट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, कंसर्न हो चुका है हमारे लिए। तो इसलिए हमें सेल्फ सफिशिएंसी इसमें अचीव करना है, हम बाहर से इसको मंगा रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसमें एमएसपी को हमने इंक्रीज़ किया, जिससे फार्मर्स क्या हों, इंसेंटिवाइज हों कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पल्सेस को क्रिएट करें। जैसे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है कि कैसे पल्सेस और ऑयल सीड के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, ना सिर्फ जितने एरिया में खेती होती है उसको एक्सपेंड करना है, बल्कि प्रोडक्टिविटी को भी कैसे इंक्रीज किया जाए उसके ऊपर ही फोकस किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, वो दोस्तों इसलिए भी है कि 2050 तक हमारी जो पॉपुलेशन है उसको एटलीस्ट फूड सिक्योरिटी का कंसर्न ना रहे। क्योंकि जैसे जैसे लैंड क्या होगी, डिग्रेड होगी, नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या होंगे, खत्म होने शुरू होंगे, फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अब इनोवेशन, ये टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ी परेशानी है मेरे दोस्त कि हमारे देश में जो हम इनोवेशन का जो सेक्टर है उस पर हम फोकस नहीं करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों की तरफ से इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 31% इंक्रीज करके एलोकेशन मिला है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 64% इंक्रीज देखा है इसके अंदर में। तो ये क्यों है, जैसे आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी को, अदर मिनिस्ट्रीज को जो साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए काम कर रहे हैं, आयुष मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब के ऊपर फोकस किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी देश की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितनी बेहतर है उसके ऊपर में ये डिपेंड करता है कि वो देश कितना ज़्यादा ग्रोथ को अचीव करेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अभी हम सेमीकंडक्टर की बात अब कर रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करते हैं, एलन मस्क साहब ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को क्या किया है, बना लिया। तो ऐसे लॉन्च व्हीकल को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब भारत में एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, हम दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है। जैसे आप देखेंगे, हम इसकी बात करते हैं, हम एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, हम व्हीकल की बात करते हैं, हम डिफेंस की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, ईज ऑफ लाइफ की बात करते हैं, उन सब के अंदर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या करेगा, रोल प्ले करेगा। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया, जिसके लिए 50,000 करोड़ रुपए को क्या किया, एलोकेट किया गया है। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में 673% क्या हुआ, एलोकेशन हुआ है इसके अंदर में। ठीक है, तो एनआरएफ का मेन एम क्या है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग, वहाँ पर रिसर्च को कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए और मार्केट रेडी बनाया जाए।
तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दोस्तों अलग अलग मिशंस को भी क्या किया गया, फोकस किया गया। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे क्रिटिकल मिनरल मिशन, तो उन मिनरल्स के ऊपर में क्या करना है, फोकस करना है जो डोमेस्टिक ही मिनरल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाए, जो मिनरल्स हमारे पास हैं उनको कैसे रिसाइकल किया जाए क्योंकि लिमिटेड है, और कैसे विदेशों में जो क्रिटिकल मिनरल्स के जो माइंस हैं या जो उनका क्या किया जाए, एक्विजिशन कैसे किया जाए। ऐसे इंडिया एआई मिशन, आने वाले समय में अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन्वेस्ट ना करें तो कैसे काम चलेगा, तो ये लॉन्च किया गया इंडिया को लीडर बनाने के लिए एआई के रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऐसे देखेंगे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके थ्रू क्या किया जाएगा, सोलर पैनल लगाने हर घर के अंदर में, 1 करोड़ घरों में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सोलर पैनल बनाना पड़ेंगे। तो सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो, यहां पर सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग जब इंक्रीज होगी तो इनपुट कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। अब इनपुट कॉस्ट कम होगी तो दोस्तों क्या होगा, जो सब्सिडाइज्ड इंस्टॉलेशन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसे देखेंगे नेशनल क्वांटम मिशन, नेशनल मिशन फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, जिसको मेजर बूस्ट किया गया है। डीप ओशन मिशन हो गया, साइबर सिक्योरिटी, इन सब के ऊपर सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत बड़ा कैसे, आप मोबाइल बनाना चाहें डिस्प्ले ही नहीं बनेगा तो कैसे होगा, तो इस पर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का मेन फोकस है इस बजट के ऊपर में कि कैसे जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनको कैसे डेवलप किया जाए। ठीक है, अब इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सिर्फ गवर्नमेंट ही क्या नाम है वहां पर हमारी जो नीड है उसको फुलफिल नहीं कर सकती है, तो इसमें दोस्तों प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो 1 लाख करोड़ रुपया टू सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च, ऐसा एलोकेशन किया गया है। अगर प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट ये दोनों जब क्या करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, तब जाकर भारत अपनी जो नीड है उसके हिसाब से हम चीज़ें क्या कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी सिक्योरिटी। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस समय पर हम कहते हैं भाई 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, 24/7 हमारे पास में एनर्जी होनी चाहिए। तो एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ही क्रिटिकल है किसी भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहता है कि भाई अनइंटरप्टेड अगर एनर्जी अवेलेबल है, अफोर्डेबल प्राइसेस पर अवेलेबल, उसको बोलते हैं एनर्जी सिक्योरिटी, ये चीज़ है। तो इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए भारत के अंदर में, जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, एनर्जी की नीड भी बढ़ेगी, तो एनर्जी सिक्योर करना, एनर्जी सिक्योरिटी हमारी क्या हो गई, काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। तो ये आर्टिकल यही डिस्कस कर रहा है कि कैसे अलग अलग सेक्टर हैं। आप जैसे देखेंगे आप इस समय पर कि किन किन चैलेंजेस को या किन किन गवर्नमेंट इनिशिएटिव को हम फोकस कर रहे हैं। तो करंट अगर सिनारियो देखा जाए तो भारत के अंदर में एनर्जी डिमांड क्या है, वो 2.5% इंक्रीज हो जाएगा 2047 तक। नीति आयोग एस्टिमेट करता है इंडिया विल नीड टू इन्वेस्ट $250 मिलियन एनुअली 2047 तक, जिससे हम हमारे एनर्जी सिस्टम को प्रिपेयर कर सके फॉर नेट जीरो एमिशन। ये कंसर्न है ना, हम एनर्जी सिक्योरिटी कोयले को जलाकर फिर भी इंश्योर कर लें, लेकिन हमें एनर्जी नेट जीरो एमिशन के साथ भी चाहिए। तो नई अगर एनर्जी की तरफ जाना है, यानी कि क्लीन एनर्जी की तरफ अगर आपको जाना है, तो वहां पर इसमें इन्वेस्टमेंट आपको क्या है, चाहिए होगा। ऐसे आप देखें एनर्जी मिक्स, हमारी जो मैक्सिमम एनर्जी आ रही है, जो पावर आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, थर्मल सोर्सेस आ रही है, कोयले, गैस, डीजल से। तो इसको हमें नॉन फॉसिल पे कैसे शिफ्ट करना है, क्या कर रहे हैं, नॉन फॉसिल पर कैसे शिफ्ट करना है। अभी 1.8% न्यूक्लियर से आ रही है, 45.5% नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आ रही है। तो हमें क्या करना है, हमें मेजर जो सोर्सेज हैं, अगर नेट जीरो अचीव करना है तो ये जो थर्मल सोर्सेज हैं इनको कम करना पड़ेगा, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा जो डिपेंडेंस है बायोमास के ऊपर में, इसको भी जो पेट्रोलियम का इंपोर्ट है उसको भी हमें कम करना है। कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको भी हमें क्या करना है, कम करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोलर एनर्जी पे फोकस करना पड़ेगा, विंड एनर्जी पे फोकस करना पड़ेगा, हाइड्रो पावर पे फोकस करना पड़ेगा जहाँ पर पानी से, आपको न्यूक्लियर पावर पे फोकस करना पड़ेगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है, 2014 में 32% थी, 2024 में देखा जाए 45.5% है। ये चीज़ हमने अचीव करी है, लेकिन यहाँ पर एक और बहुत बड़ा कंसर्न है एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, प्लस में एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उसको कैसे स्टोर किया जाए। तो आप देखेंगे हाइड्रो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी को हम वैसे इसमें नहीं रखते, लेकिन गवर्नमेंट कहता है इसको इसमें इंक्लूड करना चाहिए, और बायोमास एनर्जी भी इधर आ गया। तो गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव हैं,
जैसे आप देखेंगे, सबसे पहली बात तो प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करना, जिससे भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाए जा सके। अब ये क्या है, ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होंगे ये इतने छोटे होते हैं कि इनको आप फैक्ट्री में क्रिएट कर सकते हैं और इनको फिर रिमोटेस्ट एरिया में जाकर असेंबल कर सकते हैं। तो जो एक बहुत बड़ा कंसर्न था लार्ज न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड, कॉस्ट का एंड प्लस में वहाँ पर बहुत बड़ी लैंड एक्विजिशन का, उसको क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। अब इनको अगर फैक्ट्री मैन्युफैक्चर किया जा सकता है तो ये कहने में यानी कि स्पीडली क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन हो सकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जॉइंट वेंचर एनटीपीसी एंड बीएचईएल के द्वारा, जिसमें आप 800 मेगावाट का एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। आप देखेंगे रोड मैप क्रिएट किया गया कि कैसे हम क्या करेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी को अचीव करेंगे। जस्ट मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री सूरज घर मुफ्त बिजली योजना, रूफटॉप जो सोलर इंस्टॉलेशन है वो भी क्या करेगा, कार्बन के एमिशन को कम करेगा। लेकिन चैलेंजेस क्या क्या है एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने में? एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। तो उसके कारण में अगर आपको सप्लाई और एफिशिएंसी दोनों अचीव करना है तो आपको हर एक सेक्टर पे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। दूसरा आप देखेंगे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी अगर आप उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, ठीक है, आप देखेंगे लैंड और वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपेंड करने के लिए, क्लीन फ्यूल के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा क्या है, कंसर्न है, चैलेंज है। प्लस में आप देखें रिन्यूएबल एनर्जी की वैसे जो कॉस्ट होती है ना, जो फ्रंट इनपुट कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तीसरा कंसर्न है क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि ज़्यादातर जो क्रिटिकल मिनरल्स है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लिथियम जो चाहिए आपको, लिथियम कहाँ से आ रहा है, वो बाहर से आ रहा है, और मैक्सिमम जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो कहाँ है, चाइना के द्वारा कंट्रोल है। तो जियोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स वो नीडेड हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, और उसमें चाइना का डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा है। प्लस में आप देखेंगे जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसीज है वो शिफ्ट हो रही है, पोटेंशियल शिफ्ट फ्रॉम पेट्रोलियम इम्पोर्ट टू सोलर पैनल एंड क्रिटिकल मिनरल, यानी कि इम्पोर्ट डिपेंडेंसी तो कम नहीं हुई ना, बट खाली क्या हुआ, आप पहले यहाँ से इंपोर्ट करते थे, अब यहाँ से इंपोर्ट चेंज कर लेंगे। एनवायरमेंटल कंसर्न, जैसे सोलर फोटोवोल्टिक जो वेस्ट है उसको कैसे रिसाइकल किया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉक्सिक मेटल भी होते हैं, उसको रिसाइकल करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो स्ट्रेटेजीज क्या क्या अपनाई जा सकती हैं, जैसे आप कर सकते हैं एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, डोमेस्टिक एनर्जी के सोर्सेज को, बायोफ्यूल, न्यूक्लियर पावर, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब सोर्सेज को इंटीग्रेट किया जा सकता है। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, आप ऐसे भी अचीवमेंट कर सकते हैं जहाँ पर आप क्या करें, कोल गैसिफिकेशन हो गया, या फिर जो कोल प्लांट से जो क्या नाम है कार्बन हो रहा है, रिलीज हो रहा है, उसको क्या करें आप सीक्वेस्ट्रेशन, क्या नाम है कैप्चर करना, फिर उसे स्टोर करना, इसके ऊपर ही फोकस कर सकते हैं, जिसके ऊपर में क्या हो, आपको दूसरे मतलब कोल प्लांट को आपको क्या करना पड़े, बंद ना करना पड़े। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपेंशन, तो आप क्या कर सकते हैं, सोलर, विंड, अदर रिन्यूएबल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, क्रिटिकल मिनरल्स की स्ट्रैटेजी, आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कैसे बेहतर किया जाए ये भी कर सकते हैं। साथ में जो ओवरसीज मिनरल एसेट हैं उनको कैसे सिक्योर किया जाए, उनमें कैसे इन्वेस्टमेंट करके उनको कैसे एक्वायर किया जाए, और यूएस हो गया, आपका क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया हो गया, उनके साथ में कैसे क्या किया जाए, रिलेशन को बेहतर करके वहाँ से मिनरल्स को इंश्योर किया जाए। जितनी एनर्जी है हमारे पास में वो एफिशिएंट हो और एफिशिएंटली यूज़ हो, तो आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट, जहाँ पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन साथ में इसके कंसर्न आता है कौन सा, यहाँ पर सेफ्टी, क्योंकि अगर ह्यूमन सेटलमेंट के आसपास में होगा तो सेफ्टी का कंसर्न यहाँ पर भी निकल कर आता है। और इसी चीज़ के लिए हमने क्या किया, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं। हम क्या करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि जो H2O से जो आप हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे उसमें आप क्या करें, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें, जिससे हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो वो टोटली ग्रीन हो। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए प्रोडक्शन के स्केल को बढ़ाया जा सकता है। साथ में हाइड्रोजन को अडॉप्ट करने के लिए, यानी कि इसका अडॉप्शन हो, डिमांड क्रिएट हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है, इंसेंटिवाइज किया जा सकता है जो यूजर्स है उसके लिए। ठीक है, तो इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए उसके लिए आपको मल्टीपल सेगमेंट के ऊपर में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, काम करने की आवश्यकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉब क्रिएशन। ये तो ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं कि भाई जॉब क्रिएशन के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडस्ट्री को पुश करना
एंड इंडस्ट्री की नीड के हिसाब से स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना। हम तो बार बार यही कह रहे हैं ना। तो इंडिया फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ जनरेटिंग नियरली 78.51 लाख जॉब एनुअली, जो कि नॉन फॉर्म सेक्टर में क्रिएट हो रही है। तो बजट इंट्रोड्यूस क्या कर रहा है? कई सारे इनिशिएटिव शुरू किए, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम, अभी जस्ट देखा हमने कि इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे एम्प्लॉयर्स को न्यू हायरिंग पे, वेजेस की सब्सिडीज प्रोवाइड करना, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, जो 500 कंपनीज हैं वो 1 करोड़ यूथ को क्या करेंगे अगले 5 साल में ट्रेन करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट अब भी कंट्रीब्यूशन करेगी और मैंने आपको बताया कंपनीज क्या करेंगी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या करेंगे, अपनी तरफ से इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो ये इंटर्न्स को क्या करेगा, हेल्प करेगा कि वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज को गेन कर सकते हैं। प्लस में वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसे इंक्रीज हो, विमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो, उसके लिए भी क्या किया जाए, फोकस किया जा रहा है। ई श्रम पोर्टल, इंडिया फर्स्ट नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर विद 29.79 करोड़ वर्कर्स, ठीक है, इसके ऊपर फोकस किया जाए। ई श्रम पोर्टल, जिसके ऐसे आप देखेंगे समाधान पोर्टल हो गया, श्रम सुविधा पोर्टल हो गया। तो मोर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट यूजर सेंट्रिक लेबर इकोसिस्टम को क्रिएट किया जाए। यूनिफाइड श्रम सुविधा पोर्टल क्रिएट किया जाए, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर ये सब क्रिएट किया जाए। इन प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तभी आप क्या कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। क्योंकि देखिए एक वो चीज़ आ गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही इतने लार्ज स्केल का जो क्या नाम एम्प्लॉयमेंट है उसको क्रिएट कर सकता है। लेकिन इसमें भी चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा क्या है, भारत के पास में अभी यंगेस्ट पॉपुलेशन है। अब इतनी यंगेस्ट पॉपुलेशन को अगर आप क्या है वहाँ पर अगर आप जॉब क्रिएट करना चाहेंगे तो वहाँ पर ये बहुत बड़ा कंसर्न है उनके लिए एम्प्लॉयबल स्किल को क्रिएट करना। स्किल गैप, 51.25% ऑफ यूथ आर डीम्ड एम्प्लॉयबल इमीडिएटली आफ्टर कॉलेज। तो स्किल गैप एक बहुत बड़ा कंसर्न ये भी है। नीड फॉर स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड वुमेन एंड इंडस्ट्री, ठीक है। और क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड राइज ऑफ गिग इकोनॉमी। आने वाले समय में ये क्या फ्यूचर रहने वाला है वर्क का, खास तौर पे गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी आप जानते हैं ना कि जो जोमेटो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्विगी हो गया, ओला हो गया, उबर हो गया, उस पर जो काम कर रहे होते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कहता है कि आने वाले 5 साल में जो जॉब का जो पूरा का पूरा सिनारियो है वो चेंज हो जाएगा। जो मैक्सिमम जॉब क्रिएट होंगे वो गिग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन, इन सब चीज़ों में ही चली जाएंगी, ठीक है। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो ऑटोमेशन है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बहुत लार्ज स्केल में क्या करेगा, जॉब को भी खा जाएगा, क्या करेगा, जॉब को डिक्रीज करेगा। तो वहाँ पर हमें ये भी फोकस करना है कि हम इन नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ में कैसे क्या करें, अडाप्ट करें कि हमारे देश में जॉब क्रिएशन के ऊपर में इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मैंने आपको बताया कि ये ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे जॉब क्रिएशन में हेल्प करता है बल्कि हमारे एक्सपोर्ट में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी आप सभी ये बजट को बहुत डिटेल में कर चुके थे। मैंने इस बजट का एक ओवरव्यू देने की कोशिश आप सभी को करी है। आप सभी ने आई होप इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर सेशन को एंजॉय किया तो प्लीज़ अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप प्रतिज्ञा प्लस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। PRT लाइव कोड को यूज़ करते हुए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, आप सभी ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।